गुड मॉर्निंग क्लास। इस समय आपका जो विषय चल रहा है वह चल रहा है हिंदी। हिंदी में हिंदी जो फर्स्ट है उसमें आपने पहले जो पढ़ा था वो कविता पढ़ी थी, हमारी सभ्यता। सभ्यता को सभी को बताया गया था, जो हमारा व्यवहार होता है, कल्चर होता है, ये सारी हमारी सभ्यता में आता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उसमें का जो कार्य है वो कंप्लीट कर लिया होगा कॉपी के अंदर और किताब के अंदर, क्योंकि बच्चे जब आपके टेस्ट आ जाएंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और पहले से हमारा जब काम पूरा होगा तो उसे साथ के साथ याद भी करते हुए चलेंगे आप, क्योंकि बिना याद करे हुए कुछ भी नहीं होने का है। और मुझे ये शिकायत भी मिल रही है कि बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, तो वो ना चलाएं। आप अपना जो किताबें आई कोर्स आया है उसकी जो रीडिंग है वो अपने आप यानी किताब उठाकर उसको पढ़ने का अभ्यास करा कीजिए। ठीक है बेटा। आज इस समय आपको हिंदी फर्स्ट में पाठ 2 पढ़ाया जा रहा है। पाठ का नाम है सौदा। सौदा, जब हमें कहीं पर जाना होता है या कोई चीज लेनी होती है उसका जो हम मूल्य चुकाते हैं उसे हम सौदा कहते हैं। इस वाले पार्ट में भी आपने इस सौदे से संबंधित ही सारे का सारा पाठ पढ़ेंगे और बीच बीच में सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोलेंगे और उसको एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे। दिन के 9 बज रहे थे और हर रोज की तरह पहलगाम के बाजार में चहल पहल आरंभ हो गई थी। चहल पहल होता है आना जाना यानी आवागमन जो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी जने अपने काम पर सुबह के नंबर में जाने लगते हैं। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और टेंटों से तैयार होकर आ रही थी। कई पार्टियां बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी करती दिखाई देने लगी थी। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति जिसकी वेशभूषा से प्रकट होता था, वेशभूषा यानी पहनावा, क्योंकि आप सभी को पता है पहनावा क्या होता है। जब आप पंजाब में चले जाओगे वहाँ का पहनावा अलग होता है, मद्रास में चले जाओगे वहाँ का पहनावा अलग होता है। कि वह अमृतसर का लाला है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ओर खड़ा था। वह बहुत सवार कर चाकू से सेब के टुकड़े काट रहा था और उनके हाथ में देता जा रहा था। उन लोगों के पास एक तरी, एक सेबों की टोकरी और एक रोटी का डिब्बा रखा था। पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़े वाले घोड़ों की लगामें थामे हुए आ रहे थे। घोड़ों की उजली सज्जा के साथ, उजली सज्जा यानी वह बहुत ही घोड़ों को क्या कर रखा था, उन्होंने सजा रखा था, के साथ उनके मैले पटे हुए वस्त्रों की तुलना करने में लगता था। वह ये देख रहा था लाला कि भाई घोड़े तो इन्होंने इतने सुंदर सजा रखे हैं और इनके कपड़े जो हैं वो फटे हुए हैं, तो वो ये तुलना कर रहा था कि लगता है ये मालिक है या घोड़े इनके मालिक हैं। वो ये सोचने में लग गया कि वे घोड़े के मालिक नहीं, घोड़े उनके मालिक हैं। वे लोग आज बहुत धीरे धीरे बाजार की ओर आ रहे थे, जो कि स्वभाव के विरुद्ध था। अक्सर उनमें जो जल्दबाजी दिखाई दिया करती थी वह आज नहीं थी। घोड़े वालों के बाजार में पहुंचते ही बाजार की हलचल बढ़ गई। बहुत से लोग उन्हें घेर कर आदेशात्मक, आदेश यानी किसी को हम आदेश देते ना, तो आदेश से यानी कि आइए जैसे करते हैं, स्वर में उनके घोड़ों की मांग करने लगे। ज्यादातर लोगों को चंदनबाड़ी के लिए घोड़े लेने थे। एक जगह का नाम है चंदनबाड़ी। पहलगाम आने वाले लोग एक बार चंदनबाड़ी तक घुड़सवारी अवश्य करते हैं। घुड़सवारी यानी घोड़े पर होकर जैसे घूम के आना है ना, तो इस तरह से। हालांकि चंदनबाड़ी में कोई विशेष आकर्षण नहीं, वहां पे सुंदरता इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अमरनाथ के रास्ते का एक साधारण पड़ाव है। पड़ाव जहाँ पर कुछ समय के लिए रुका जाता है। कहाँ पर जा रहा था ये? अमरनाथ की यात्रा करते समय। पर क्योंकि वहां जाने का रिवाज है इसलिए लोग वहां गए बिना अपनी पहलगाम की यात्रा पूर्ण नहीं समझते। लोगों की धारणा ये है कि यदि हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो पहलगाम में भी जरूर जाना चाहिए, नहीं तो यात्रा सफल नहीं होगी। उस लाला ने भी निश्चितता पूर्वक सेब का टुकड़ा चबाते हुए एक घोड़े वाले को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े।
परंतु घोड़े वाले ने उत्तर में उपेक्षा सी दिखाते हुए कहा, 3 घोड़ों के 12 रुपए होंगे, क्योंकि मूल्य देखे होंगे ना सौदा यहाँ पे। सब घोड़े 3-3 रुपए में जाते हैं। लाला ने जरा भड़कते हुए कहा, हम आज पहली बार नहीं जा रहे। एक छोटा सा झूठ उसकी व्यवहार बुद्धि ने ही उसे बुलवा दिया। कैसे बुलवा दिया? क्योंकि लाला ने वहां पे झूठ बोला। हालांकि कुछ देर पहले एक व्यक्ति से वह चंदनबाड़ी के संबंध में पूछ रहा था, उसे स्पष्ट था कि वह पहलगाम अपने जीवन में पहली बार आया है। उसी व्यक्ति से उसे पता चला था कि घोड़े वाले चंदनबाड़ी के 3 रुपए लेते हैं। यानी कि लाला को खुद नहीं पता था कि 3 रुपए लेते हैं, लेकिन उन्होंने किसी से मालूम किया था। 4 रुपए सरकारी रेट है। घोड़े वाले ने घोड़े की जीभ ठीक करते हुए पहले के स्वर में कहा, 4 रुपए से कम में आज कोई नहीं जाएगा। तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे। लाला क्या बोले? तू तो चला जा, और कोई मिल जाएगा मुझे तो भाई। लाला ने स्वर में तिरस्कार यानी उसका अपमान लाकर कहा और दूसरे घोड़े वाले को आवाज दी। परंतु सब घोड़े वाले उस दिन 4-4 रुपए की मांग कर रहे थे और लोग भी उनसे इसी बात पर झगड़ रहे थे। वे ही घोड़े वाले जो रोज 3-3 रुपए में चलने के लिए लोगों की मिन्नत किया करते थे, लोग कह रहे थे कि उन्होंने स्वयं मानवता है आज ही अपना आज घोड़े वालों के दिमाग आसमान पर चढ़ाए, यानी हमने स्वयं चढ़ाए हैं उन्हें ज्यादा पैसे देकर। घोड़े वाले उन्हें जरूरतमंद समझकर नखरा दिखा रहे हैं और वे सब अगर निश्चय कर लें कि कोई घोड़ा नहीं लेगा तो अभी घोड़े वाले उनकी खुशामद करेंगे और 2-2 रुपए में भी चलने को तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम लोगों ने सिर पे चढ़ा रखा है, अगर ये मांग रहे अपनी ये मनमानी से पैसे मांग रहे हैं, एक काम करते हैं, अगर हम नहीं मांगेंगे देंगे नहीं ना घोड़ों को, तो हमारे को कितने में भी मिल जाएंगे। ये तो फालतू का अपना दिमाग खा रहे हैं। आज क्या बात है? किसी ने पूछा, यानी जो वहां पर और भी खड़े थे उनमें से किसी ने पूछा, आज क्या बात है? कुछ बात नहीं, एक घोड़े वाले ने उत्तर दिया, 4 रुपए सरकारी रेट है। यानी जो सरकार की तरफ से रेट तय हुआ है वो कितने हैं? 4 रुपए। पहले भी तो सरकारी रेट 4 रुपए था, फिर 3 रुपए क्यों लेते थे? प्रश्नकर्ता ने पूछा, यानी उस व्यक्ति ने जो प्रश्न करा था उसने पूछा। यह तो मर्जी की बात है साहब, एक तरुण घोड़े वाले ने उत्तर दिया। पहले मर्जी थी लेते थे, आज मर्जी नहीं है नहीं लेते। पर धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि कल किसी बाबू ने एक घोड़े वाले को इस बात पर पीट दिया था कि वह चंदनबाड़ी के 3 रुपए के बजाय कितने रुपए मांग रहा था? 4 रुपए मांग रहा था। इसलिए सब घोड़े वालों ने निश्चय किया था कि वे आज से 4 रुपए से कम चंदनबाड़ी नहीं जाएंगे। अपने मैले परिधानों के बावजूद आज वे गर्व महसूस कर रहे थे। गर्व होता है कि जब हम किसी भी बात पर मतलब हमें अच्छा लगता है, गर्व करते कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सब एकजुट थे। और उनके रेखांकित चेहरों का उल्लास यानी खुशी व्यक्त करती हुई उनकी मैली दंत पंक्तियां बार बार दिखाई दे जाती थी। यानी वे इस पे गर्व महसूस कर रहे थे और अपने अंदर उन्हें खुशी थी कि हम सब एकजुट हैं। थोड़ी देर इंतजार करो जी, ये लोग अभी रास्ते पर आएंगे। लाला ने अब बढ़कर आगे आते हुए कहा, आज हम इन्हें 4 रुपए देंगे तो कल ये लोगों से 5-5 रुपए मांगेंगे। तो जायज है, वह जो जायज है वही देना चाहिए। इन्हें जाने दीजिए, अभी और घोड़े वाले आ जाएंगे। खालसा होटल का नौकर आवाज दे रहा था कि होटल में 18 घोड़े चाहिए। कितने? क्वेश्चन आएगा आपका ये वाला, कितने घोड़े चाहिए? 18। कहाँ पर? खालसा होटल में। इसलिए घोड़े वाले खालसा होटल की तरफ चल दिए। इस पर कुछ लोगों ने तुरंत परिस्थिति से समझौता कर लिया और 4-4 रुपए में अपने लिए घोड़े ठहरा लिए। जो लोग खड़े थे उनमें से जिनको लगा कि भाई चलो 4 रुपए सही है तो वह 4 रुपए में चले गए। लाला और कुछ अन्य लोगों ने असंतोष प्रकट किया कि वे लोग खामखा घबराकर अपने खुद को घोड़े वालों के सामने हीन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा ये तो छोटे हो रहे हैं इनके सामने। पर जिन्होंने घोड़े लिए थे वे चुपचाप उन पर सवार होकर चल दिए। लाला के साथ केवल
तिरुचिनापल्ली के विद्यार्थी और बंगाली परिवार रह गया। लाला कुछ देर उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाता रहा, फिर अपने परिवार के पास आ गया। यानी काफी मिन्नतें कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना, क्योंकि उस स्थान पर काफी बकझक हो चुकी थी। इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिए पुल की दिशा में चल दिया। उन्होंने सोचा यहाँ तो मेरा काम नहीं बनना, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। उधर से और बहुत घोड़े वाले आ रहे थे। उसने उनमें से 3-4 को रोककर पूछा, पर हर एक ने 4 रुपए की ही मांग की। वह कुछ देर उस दिशा में चलकर फिर वापस लौट पड़ा। उसका बच्चा जो रास्ते में हर घोड़े की उत्सुकता पूर्ण दृष्टि से देखता था, मतलब वो सोचता था कि भाई अब कितना चलेंगे पिताजी, कोई किसी को तो बिठा दे कम से कम, तो उसको लग रहा था कि ये मान जाए या ये मान जाए, बच्चा होगा, ये सोच रहा था। चलते ठोकरे खा रहा था। लाला निर्णयात्मक भाव से सड़क के बीच ठहर गया। पास से गुजरते हुए 3 घोड़ों को उसने ठहरा लिया और एक घोड़े वाले को आदेश दिया कि वह उसकी धर्मपत्नी को घोड़े पर बैठने में सहायता दे। दूसरे घोड़े पर उसने बच्चे को बिठा दिया और तीसरे घोड़े की रकाब में पांव रखकर वह प्रतीक्षा करने लगा कि घोड़े वाला आकर उसे अपने शरीर को ऊपर उछालने में सहायता दे। लाला कहाँ चलना है? घोड़े वाले ने उसे हाथ का सहारा देते हुए पूछा। चंदनबाड़ी, उसने घोड़े पर जमकर बैठते हुए कहा। उसने मोल भाव नहीं किया उस समय। 4-4 रुपए होंगे। लाला ने घोड़े पर बैठते हुए विश्व विजयी की तरह एक दृष्टि चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व न देकर कहा, जरा बता लगाम किस तरह पकड़नी है। मतलब उन्होंने उसको ये नहीं सोचा कि वो क्या मांग रहा है, उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको अपना वो दिखाता हूँ रुतबा। घोड़े वाले ने लगाम उसके हाथ में दे दी और कहा, साथ ही 8-8 आना बख्शीश मिल जाए। बख्शीश होती है बेटा, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको बख्शीश ऊपर से दे दी जाती है, पैसे दे दिए जाते हैं, उसे बख्शीश कहा जाता है। जो मुनासिब पैसे हैं मिल जाएंगे। लाला ने कहा, हम किसी का हक नहीं रखते। और उसने लगाम को जरा सा झटका दिया और उससे घोड़ा आगे चलने के बजाय पीछे घूम गया। लाला, यह ऐसे नहीं चलेगा। घोड़े वाला जरा हंसकर बोला, तुम पैसे की बात करो, यह अभी दौड़ने लगेगा। तुमसे कह दिया ना कि ठीक पैसे दे देंगे। 4-4 रुपया भाड़ा और 8-8 आने बख्शीश, 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना, यानी उसने बख्शीश भी कम कर दी। तो उतर जाओ, लाला, घोड़े वाले ने बीच में ही कहा। 3 रुपए में कोई घोड़ा नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? लाला जरा भावावेश के साथ बोले, यानी थोड़े उनमें अकड़ से आई। जब रोज जाता है तो आज भी जाएगा। नहीं जाएगा साहब, आज नहीं जाएगा। तो हम भी घोड़े से नहीं उतरेंगे। खड़े रहो, जितनी देर खड़े रहना है। यानी लाला तो अपना जबरदस्ती का काम कर रहे थे। और वह पंजाबी की गालियां मिलाकर ऐसी हिंदी बोलने लगा जिसमें विशुद्ध भाव ही भाव था, कला का अंश तक नहीं था। यानी कि वह इतनी बदतमीजी से बोल रहे थे कि वह सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी जाने क्या हुआ कि उनकी पत्नी का घोड़ा सहसा सर पर दौड़ उठा। उस बेचारी ने संभालने की बहुत कोशिश की, पर कुछ गज जाते जाते बिल्कुल गिरने की वो हो गई। घोड़े वाले ने भागकर घोड़े को रोक दिया। लाला ऐसी स्थिति में था कि वह बिना घोड़े वाले की सहायता के उतर भी नहीं सकता था। उसने एक पैर रकाब से निकाल लिया, पर जमीन तक पहुंचाने की चेष्टा में उसका दूसरा पैर उछल गया। उतरने की जब वो कोशिश कर रहा था, घोड़े वाले ने उसे सहारा देकर उतार दिया। तब तक उसकी पत्नी भी किसी तरह संभल कर उतर गई थी। लाला ने बच्चे को उतारा और एक और खड़ा किया, फिर उसी भाषा में अपने उद्गार प्रकट करने लगा। घोड़े वाले वहां से चले गए, क्योंकि वो फालतू बातें नहीं सुनना चाह रहे थे, क्योंकि दूर उन्हें हास्य के इशारे से कोई बुला रहा था। बंगाली परिवार और तिरुचिन्नापल्ली के विद्यार्थी भी अब घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, क्योंकि वह उतने में ही तय हो गए थे। कुछ युवक और युवतियां तेजी से घोड़ों को दौड़ाते हुए निकल गए। बच्चा चकित दृष्टि से उन्हें देखता रहा। चकित यानी हैरानी से, क्योंकि सब बैठ गए थे और केवल लाला जी ही बचे थे।
लाला की पत्नी ने उनसे कहा कि यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरह चुपचाप 4-4 रुपए में घोड़े ले लेने चाहिए। लाला ने जैसे आत्मसमर्पण करते हुए अपनी बात मानकर घोड़े वाले को आवाज दी कि वह उनके लिए 3 घोड़े ले आए। कितने घोड़े चाहिए थे उन्हें? 3। किस किस के लिए चाहिए थे? एक अपने लिए, एक अपनी बीवी के लिए और एक अपने बच्चे के लिए। नहीं साहब, घोड़े खाली नहीं हैं, घोड़े वाले ने दूर से ही कह दिया था। क्यों कह दिया था? क्योंकि उसे पता था ये 3-3 रुपए में सौदा करेंगे। एक और घोड़े वाला भी पास से निकलता हुआ यही कहकर चला गया कि घोड़ा खाली नहीं है। तीसरे ने यह उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा, यानी जो होता होता चुपचाप ही चला गया, उसने कुछ नहीं कहा। आखिर एक घोड़े वाले ने रुककर कहा, 4 रुपया भाड़ा और 1 रुपया बख्शीश मिलेगा। भाड़ा तुम्हें रेट के मुताबिक देंगे। लाला ने खिसियाए स्वर में कहा, मानिए बहुत परेशान हो गए, बहुत खिसिया गए, तो उन्होंने क्या कहा कि भाड़ा तो तुम्हें रेट के मुताबिक दे देंगे, बख्शीश हमारी मर्जी पर है, यानी जो हम तुम्हें ऊपर से पैसे देंगे वो हमारी मर्जी पर है। नहीं साहब, घोड़े वाला बोला, बख्शीश भी पहले तय होना चाहिए। उधर एक साहब घोड़ा मांग रहा है, वह 1-1 रुपया बख्शीश देता है, और इससे पहले कि लाला निश्चय कर पाता कि बख्शीश की स्वीकृति दे या नहीं, एक और घोड़े वाले ने उस घोड़े वाले को पास बुलाया। वह एक यूरोपियन परिवार के लिए 7 घोड़े इकट्ठे कर रहा था। शीघ्र ही पास से निकलकर चले गए। लाला ने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि दौड़ाकर देखा। उन्होंने देखा तो एक घोड़ा नहीं दिख रहा, कहीं एक भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पानी, पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर स्वयं बाजार का एक पूरा चक्कर लगाया, पर सभी घोड़े जा चुके थे। सहसा उसकी दृष्टि एक घोड़े वाले पर पड़ी, जो कल्ब की तरफ से घोड़ा लिए बाजार की ओर आ रहा था। वह रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगे, प्रतीक्षा होता है बेटा, इंतजार करने लगे। घोड़ा और घोड़े वाला बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और लगता था कि दोनों बीमार हैं, क्योंकि भाई चलते चलते थक जाते हैं ना। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि वह चंदनबाड़ी चलने का क्या लेगा। 3 रुपया, घोड़े वाले ने हंसकर उत्तर दिया, क्योंकि वो बीमार सा लग रहा था। लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि अनंत विजय उसी की हुई, यानी वो खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि मेरे मन मुताबिक ही इसको पैसे मैं दूंगा। उसने घोड़े वाले से कहा कि वह तुरंत 2 घोड़े और ले आए। और घोड़ा आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है। घोड़े वाला बोला, रखना हो तो बताइए, नहीं तो मैं उधर से एक मैम के बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा। तू मेरे साथ रहे, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे, लाला ने कहा, और उसे अपने साथ लिए वे वहां आ गया जहां उसकी पत्नी खड़ी थी। वह जाकर उसने आत्म श्लाघात्मक ढंग से पत्नी को बताया कि वह किस तरह अब 3-3 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं और थोड़ी देर में शायद इससे भी कम में मिलने लगेंगे। उसके बाद वह पत्नी और बच्चे को साथ लिए हुए घोड़ों की तलाश में बाजार में चक्कर काटने लगा। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाए था, पत्नी सेब की टोकरी हाथ में लिए थी और वह स्वयं दरी बगल में संभाली था। घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़ों की लगाम संभालते हंसता हुआ चला आ रहा था। बहुत देर तक वे इसी तरह बाजार में चक्कर लगाते रहे, पर कहीं कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। जीत तो बेटा उनकी हुई, ये वाली बात नहीं कहोगे चलो उनकी हुई, लेकिन क्या हुआ? बच्चा भी परेशान हुआ और उनकी पत्नी भी परेशान हुई इस विषय को लेकर, क्योंकि लाला ने अपने जिद्दी पने में यानी अड़िग पने में उन लोगों को परेशान किया। तो इस पाठ से सीख ये मिलती है कि जब जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार भी कार्य कर लेना चाहिए, अन्यथा कभी भी अपनी हट ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। आपको मैं इसका काम भेजूंगी बेटा, प्रश्न उत्तर वगैरह सब भेज रही हूँ, अभ्यास कार्य भी भेज रही हूँ किताब का। तो किताब का जो अभ्यास कार्य है आप लोग किताब में ही करेंगे, और इसका एक गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 14 पर 5 का है, वो आप किताब में ही इसके क्वेश्चन के आंसर कर लेना, क्योंकि एक एक आंसर उसके शब्द के आंसर होंगे। अगर कोई सा बड़ा होगा तो उसे फिर हम नोटबुक में करा लेंगे। ओके बेटा, अगर कोई परेशानी हो इस वाले पार्ट में आपको
तो आप मुझसे दुआएं से समझ सकते हैं। थैंक यू बेटा।